अस्सलाम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टार्क का, इसको सीखने जा रहे हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर 2 में से वो टार्क के ऊपर ही ज़्यादातर होते हैं, इक्विलिब्रियम के ऊपर होते हैं। तो टार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखेंगे। इससे पहले कहूँगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर डाटा का इशू ना हो तो काइंडली वीडियो को पूरा प्ले किया करें। इससे हमें सपोर्ट मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को पूरा प्ले करके आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे हम उतना ही बेहतर कंटेंट और ज़्यादा कंटेंट आपके साथ शेयर करने में, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने में कामयाब हो सकेंगे। तो आपकी सपोर्ट जो है वो बेहद ज़रूरी है और आप हमें सपोर्ट करें वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और इसको पूरा प्ले करके। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा है, आप क्वेश्चन की पिक्चर लें, उस नंबर पर सेंड कर दें। एज सुन एज पॉसिबल हम आपको उसका आंसर करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा टार्क, और टार्क को मूवमेंट ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। ये मूवमेंट ऑफ फोर्स अगर सिंगुलर में बात करें तो ये क्या चीज़ है, डिफ़ाइन कर लेते हैं इसको। टार्क है जी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ये ज़रा आपके लिए एडजेक्टिव वे है इसको डिफ़ाइन करने का, लफ्ज़ों में इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इज़ कॉल्ड टार्क। एक फोर्स है वो किसी बॉडी को टर्न कर देती है, रोटेट कर देती है। तो वो जो फोर्स का रोटेशन लाना है, टर्न करना है बॉडी को, दैट रोटेशन इज़ कॉल्ड एज टार्क। ये मूवमेंट ऑफ द फोर्स। इट इज़ आल्सो नोन एज मूवमेंट ऑफ द फोर्स हम बात कर चुके। इसके मैथमेटिकल फॉर्म के ऊपर बात करें तो मैथमेटिकली टार्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। एक चीज़ है मूवमेंट आर्म की, आगे मैंने पढ़ने में यहाँ पे भी आपको बताऊंगा। मूवमेंट आर्म को जब आप फोर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को टार्क कहते हैं। इस बात को समझें। मिसाल के तौर पे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर एक बॉडी जो है वो रोटेट कर सकती है और ये वो बॉडी है। इस बॉडी के ऊपर यू डाउनवर्ड जो है ना एक फ़ोर्स लगती है, तो ये उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। ये यहाँ पे वो फोर्स इस लाइन के ऊपर एक्ट कर रही है, ये उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हो गई। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स ने एक्ट किया, ये वो पॉइंट है जहाँ पे बॉडी ने रोटेट करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस, ये देखें ये जो फोर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही है और ये जो डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको मोमेंट आर्म कहते हैं। इसको आर से डिनोट कर सकते हो, इसको आप डी से डिनोट कर सकते हो, आप इसको एल से डिनोट कर सकते हो, किसी भी लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हो। ज़्यादातर आर, डी और एल से इसको डिनोट किया जाता है। तो इस मोमेंट आर्म को अगर हम इस फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो जो रिज़ल्ट आने वाला है फोर्स और इस लेंथ को मल्टीप्लाई करने से, दैट रिज़ल्ट इज़ नोन एज टार्क। ठीक है, और इसी को हम इस वीडियो के अंदर सीखने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमने लफ्ज़ों में लिखा कि टार्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म को आर से हम डिनोट करें, वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आर और इसके साथ जो एफ है वेक्टर क्वांटिटी है, और एफ के साथ चूँकि फोर्स है तो मल्टीप्लाई कर दिया। इनका जो रिज़ल्ट है टार्क, ये भी हम देखेंगे, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये टार्क जो आ रहा है ये एक्चुअल में साइन प्रोडक्ट है मोमेंट आर्म और फोर्स की। जब मैं इसको कह रहा हूँ साइन प्रोडक्ट, तो इसका मतलब है कि पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो वेक्टर प्रोडक्ट सीखी थी जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा था, तो जो टार्क है हमने कहा कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। तो आप ये भी कह सकते हो कि इट इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इट इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट, यानी आपने फोर्स और मोमेंट को क्रॉस से शो करना है, क्योंकि वेक्टर जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस से, और ये आता है साइन थीटा से। यहाँ पे आप देख लें, ये जो मोमेंट आर्म है आर और जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर है, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई करना है और उनका रिजल्ट लेना है, मैक्सिमम रिजल्ट लेना है। वो साइन थीटा से ही पॉसिबल है कि ऑलरेडी भी हम सीख चुके कि इन दोनों के दरमियान में अगर एंगल 90 का है, परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 जो है वो 1 होता है। तो मैक्सिमम रिजल्ट तभी आएगा आर इंटू एफ का कि जब एंगल जो है वो 90 का और साथ
जो फंक्शन हो वो साइन का हो, तो साइन 90 होगा तो ही आर और एफ का रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। तो ये साइन प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है फोर्स और मोमेंट आर्म की। आपके पॉइंट आपको समझ आ गया। नेक्स्ट देखें, तो चूंकि वेक्टर एक प्रोडक्ट क्वांटिटी है, ये जो टार्क है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन शो करने के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए, वो है एन कैप। एन कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे आर क्या है, आर इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट आर्म, एफ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और साइन थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। और चूंकि ये रिजल्ट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन देने के लिए हमें यूनिट वेक्टर चाहिए था एन कैप। यूनिट वेक्टर यहाँ पे आ गया। आगे मैंने लिखा हुआ भी है कि एन कैप इज़ द यूनिट वेक्टर दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ टार्क। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर आगे हम सीखेंगे भी कि किस तरह से इस एन कैप की डायरेक्शन ऑफ टार्क हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है एसआई यूनिट है वो उसका न्यूटन मीटर है। क्यों न्यूटन मीटर है इस लेवल के ऊपर, तो आपको डायरेक्ट समझ आ जाना चाहिए। ये है प्रोडक्ट आर और एफ की। आर एक लेंथ है, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। एफ जो है वो फोर्स है, फोर्स ऐसा यूनिट न्यूटन है। तो एफ इंटू आर हो तो न्यूटन मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ द टार्क इज न्यूटन मीटर। अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। ये एक आपके सामने बॉडी मौजूद है, बॉडी डार्क लाइन में ये आपको पूरा नज़र आ रही है। यहाँ पे हमने एक फोर्स लगानी है, यहाँ पे इसके दूसरे एंड पे। ये पॉइंट जो इसका एक एंड जो है वो राउंड है, यहाँ पे इसने मूव करना है और जिसका जो दूसरा एंड है यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स एफ आ गई। आपको जानते हैं कि हर फोर्स को हम उसके जो वर्टिकल कंपोनेंट, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उसमें ब्रेक कर सकते हैं। तो ये एफ है, इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करें तो ये इसका आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सिस वाली लाइन पे। और ये एफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एफ एक्स वो आएगा एफ कॉस थीटा से। इस तरह वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एफ वाई और वो आ जाएगा एफ वाई साइन थीटा से। अब इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ों को हम लेबल करें तो ये यहाँ पे ज़रा गौर से देखें तो फोर्स एफ जो यहाँ पे एक्ट कर रही है जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम बैकवर्ड में एक्सटेंड करें तो हम इसको कहेंगे कि ये लाइन ऑफ एक्शन है। इट इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ। इसके अलावा इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर आप जिस पॉइंट के ऊपर इस बॉडी ने रोटेट करना है, मैं अगर उसको मार्क कर दूं, ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे इस बॉडी ने रोटेट करना है। इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर, तो ये वो आएगी और इसको मूवमेंट आर्म कहते हैं। इसलिए मूवमेंट आर्म को जब डिफाइन किया जाता है तो हम कहते हैं कि मूवमेंट आर्म इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन। जहाँ लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की वो, और जो पॉइंट ऑफ एक्शन है इसके दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड द मूवमेंट आर्म। इससे पिछली स्लाइड के अंदर जो मैंने आपको सिखाया था उसमें ये फोर्स सीधी थी, ये वो पॉइंट है, ये वो बॉडी है जिसने इस पॉइंट पे मूव करना है। तो हमने इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ की थी और हमने कहा था कि ये वो फोर्स है। तो यहाँ पे देखें इस फोर्स पे और यहाँ पे इस बॉडी ने मूव करना है, ये फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। तो इन दोनों के दरम्यान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है और इसी को हमने मोमेंट आर्म कहा था, आर से डिनोट किया था। यहाँ पे ये जो फोर्स एफ है ये परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है, फोर्स एक एंगल बना रही है, एक एंगल बना रही है इसके ऊपर। वो एंगल यहाँ पे थीटा हो सकता है तो उसको हम थीटा से डिनोट कर देते हैं। तो एक एंगल के ऊपर फोर्स है, एंगल के ऊपर फोर्स हमने इसको उसके परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। ये उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा एफ साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और बाकी चीज़ें तो मैं एक्सप्लेन कर चुका। ये यहाँ पे देखें ये पोजीशन वेक्टर आर है। पोजीशन वेक्टर आर हमें बता रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके एग्जैक्ट जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है उसके दरमियान में जो डिस्टेंस मौजूद है, जो स्ट्रेट डिस्टेंस मौजूद है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मौजूद है, दैट इज़ द पोजीशन वेक्टर आर। तो अगर आप इस फोर्स को, ये जो फोर्स एफ अप्लाई हो रही है, इसको यहाँ एंगल की बजाय इसको सीधा कर दें, ये परपेंडिकुलर हो जाए, तो फिर ये आर किसके बराबर हो जाएगा, मोमेंट आर्म के बराबर हो जाएगा।
ऊपर देखें आर, जो हमने ऊपर वाले डायग्राम में ये जो आपको नज़र आ रहा है आर, ये आर पोजीशन वेक्टर भी है और ये आर मोमेंट आर्म भी है। यहाँ पे चूँकि फोर्स एक एंगल के ऊपर अप्लाई हो रही है, लिहाजा मोमेंट आर्म इस तरफ आ रहा है और पोजीशन वेक्टर आर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन जहाँ पे उस बॉडी ने यूँ चूँकि उसको ऊपर खींचा जा रहा है तो यूँ उसने एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज उसने रोटेट करना है। अब इस डायग्राम को देखते हुए, इस फिगर को देखते हुए हमने ये साबित करना है कि वाकई ही टार्क जो है वो रोटेशन है और टार्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म और इनटू द फोर्स। तो इस डायग्राम का रेफरेंस देंगे और आप देखें कि एफ कॉस थीटा वो अलोंग द डायरेक्शन है आर के, जिस तरफ पोजीशन वेक्टर आर मौजूद है, ये आपको पोजीशन वेक्टर आर नज़र आ रहा है। जो पोजीशन वेक्टर आर की डायरेक्शन है उधर ही एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन है। तो एफ कॉस थीटा तो इस बॉडी को इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो बॉडी को मूव करवाएगा, अपनी तरफ पुल करेगा, ये रोटेट तो नहीं करवाएगा। सेम डायरेक्शन में रोटेशन तो नहीं आने वाली। कोई बॉडी है यहाँ पे और उस बॉडी को आप इस तरफ खींचें तो वो बॉडी मूव करेगी, रोटेट तो नहीं करेगी। तो रोटेट के लिए तो आपको उस बॉडी को एक एंगल के ऊपर खींचना पड़ेगा। तो जहाँ बॉडी पे बॉडी हुई है आप उसको स्ट्रेट डायरेक्शन में आप खींचते हैं तो वहाँ से उसमें मूव करना है, रोटेट नहीं करना है। तो एफ कॉस थीटा इस बॉडी को मूव तो करवा सकता है लेकिन रोटेट नहीं करवा सकता। यही बात यहाँ पे लिखी है, एफ कॉस थीटा इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर, सो इट डज नॉट काज रोटेशन, ये रोटेशन काज नहीं करेगा। अब एफ साइन थीटा देखें, एफ साइन थीटा जो है वो किस तरह का है, आर जो है यहाँ पे सीधा चला गया। अगर इसको मैं दोबारा से ड्रा कर दूं तो आर को अगर आप गौर से देखें तो आर जो है यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते जाएं, ये पोजीशन वेक्टर आर, तो ये आगे चला गया। तो इस आर के बिल्कुल परपेंडिकुलर मौजूद है एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे कोई बॉडी है, उसको आप परपेंडिकुलरली ऊपर खींचें तो भी वो इस पॉइंट के ऊपर वो अगर रोटेट कर सकती हो, इस पॉइंट के ऊपर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देगी। और उसी बॉडी को वो अगर यहाँ डाउनवर्ड आप खींचें, एक एंगल के ऊपर आप फोर्स लें तो बॉडी यूँ जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देगी। तो जब आप एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा इसका मतलब है इस बॉडी को जो ब्लैक से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है इसको रोटेट करवा सकती है। और यही आगे पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट में बताया गया है कि एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर है, जैसे नज़र आ रहा है कि ये आ रहा है आर जो पोजीशन वेक्टर है और उसके परपेंडिकुलर है एफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर आर, सो एफ साइन थीटा इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। जैसे मैंने कहा कि आप एक स्ट्रेट लाइन में फोर्स नहीं लगा रहे, एक एंगल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी रोटेट करेगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी बात को अब हमने लिख देना है। चूँकि एफ कॉस थीटा रोटेशन में कोई रोल नहीं प्ले करता, रोटेशन एफ साइन थीटा की वजह से है, तो हम कहते हैं कि एफ साइन थीटा इज़ द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स। इफेक्टिव, इफेक्ट लाने वाला, असर लाने वाला, इफेक्ट वो क्या है, रोटेशन का इफेक्ट है, क्योंकि एफ साइन थीटा ही इफेक्ट लाता है, रोटेशन लाता है, लिहाजा एफ साइन थीटा को ही आप इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स बोलोगे। तो अगर टार्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू एफ है तो एफ पूरे का तो रोटेशन, पूरी की पूरी फोर्स रोटेशन नहीं ला रही, फोर्स का एफ कॉस थीटा तो रोटेशन में किसी काम का नहीं है, सिर्फ साइन थीटा रोटेशन ला रहा है। तो फिर असल जो फोर्स है वो एफ साइन थीटा है, तो एफ को हटाकर अब हम एफ साइन थीटा लिख सकते हैं। तो जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि आर इंटू अब क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि एफ का साइन थीटा जो है वो ही रोटेशन काज करता है। तो यहाँ पे जो थीटा है वो इसको हम रोटेट, इसको एसोसिएट कर रहे हैं इसके साथ एफ के साथ। यहाँ पे हमने क्या लिखा कि ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा इज़ दी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एफ। और यहाँ पे टॉर्क में एक दिलचस्प बात यह है कि यही साइन थीटा जब हम एफ को दे रहे हैं तो ये साइन थीटा हम आर को भी, पोजीशन वेक्टर आर को भी दे सकते हैं। तो अगर हम एफ को ये साइन थीटा ना दें, आर को साइन थीटा दें, क्योंकि दोनों म्यूचुअली तो परपेंडिकुलर हैं, एफ और आर जो है वो परपेंडिकुलर हैं। डायग्राम में बता भी चुका, फिर मैं बता दूं, यहाँ पे आर जो है वो इस तरफ है, आर वेक्टर, और एफ साइन थीटा जो है वो इस तरफ है। तो एफ साइन थीटा और आर
जो कि पोजीशन वेक्टर है, दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आप कह सकते हैं कि एफ़ का आप साइन थीटा ले लो, या एफ़ आप इसको अगर एग्जैक्ट एफ़ कंसिडर करते हो तो आप आर जो है इसको आप कह सकते हो कि हम फिर आर का साइन कंपोनेंट ले लेते हैं, साइन फंक्शन ले लेते हैं, या इसका जो वर्ड उसका कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है आर का, वो हम ले सकते हैं। तो अगर आप साइन थीटा एफ के साथ नहीं लगाना चाहते तो यही साइन थीटा आप आर के साथ भी लगा सकते हो। तो साइन थीटा कैन आल्सो बी एसोसिएटेड विद मूवमेंट आर्म, जिसको हमने आर से डिनोट किया है। इन दैट केस क्या हो जाएगा, टार्क इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू एफ। जो साइन थीटा था वो हमने एफ से हटाकर वो किसको दे दिया, आर को दे दिया। तो ये टार्क में दिलचस्प बात है क्योंकि आर और एफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो जो साइन थीटा है वो एफ को भी दिया जा सकता है और आर के साथ भी लगाया जा सकता है। दोनों सूरतों में रिजल्ट जो है वो सेम ही आना है। रिजल्ट क्या आएगा, आर एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ आर या आर एफ को पहले लिखें या बाद में लिखें, दोनों सूरतों में रिजल्ट एफ आर साइन थीटा ये आएगा। अब हम देख लेते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये जो टार्क का डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर्स हैं जी, उनमें पहला फैक्टर्स है मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जो है वो जितनी ज़्यादा होगी टार्क उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर, जितना आर जो बड़ा होगा उतना ही टार्क भी बड़ा होगा। टार्क हमने देखा है कि टार्क इज द प्रोडक्ट ऑफ एफ आर साइन थीटा, तो ये लिख लें एफ आर हम साइन थीटा। तो यहाँ पे आप फार्मूला से देख सकते हैं कि जो टार्क है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ़ के। जितना एफ़ ज़्यादा होगा उतना टार्क भी ज़्यादा होगा। फिर टार्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के मैग्नीट्यूड के। जितना आर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, यानी मूवमेंट आर्म छोटा है तो टार्क कम होगा, मूवमेंट आर्म लंबा है ज़्यादा है तो टार्क उतना ज़्यादा होगा। मूवमेंट आर्म जितना बढ़ाते जाएँ टार्क उतना बढ़ता जाएगा। और इसी तरह से ये जो टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के, थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब टार्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के, इसको हम क्यों कहेंगे कि टार्क जो है वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। और वो कैसे डिपेंड करता है ये हमने लिख लिया कि एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द पॉजिटिव पोजीशन वेक्टर जो आर को जिसे हमने डिनोट किया था, इन दोनों के दरम्यान में जो एंगल है वो भी बड़ा मैटर करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये था पोजीशन वेक्टर आर, और इसके ऊपर एक फोर्स इस तरफ लगा लें, किसी भी एंगल के ऊपर फोर्स लगा लें, तो इन दोनों के दरम्यान में जो थीटा है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है टार्क। तो कैसे डिपेंड करता है ये देखें कि अगर वो एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा या 260 डिग्री का होगा तो जो टार्क है वो मैक्सिमम है। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि साइन 90 1 आता है और साइन 20 भी 1 आता है। लिहाजा जब दोनों आर और एफ परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पे होगा तो भी टार्क मैक्सिमम, और 270 डिग्री एंगल हो तो भी टार्क मैक्सिमम। और मिनिमम कब होगा, जब एंगल जो है वो 0 हो या 180 का हो। उसकी वजह क्या है, क्योंकि साइन 0 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है, तो जिससे टार्क भी 0 हो जाएगा। अब डायरेक्शन ऑफ टार्क, क्योंकि टार्क एक फैक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो टार्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इससे डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से डिटरमिन करते हैं। ये ज़रा देखें राइट हैंड रूल जो हम डिटरमिन जिसकी मदद से करते हैं, ये यहाँ से भी मैं इरेज कर दूँ ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें जो राइट हैंड रूल है। तो ये साइड पे जो चीज़ें लिखी थी यहाँ से मैंने क्लियर कर दी। तो हमारे पास टार्क है, टार इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन हमने मालूम करनी है, एन कैप से डायरेक्शन डिनोट की जाएगी और इसको राइट हैंड रूल से डिटरमिन किया जाता है। राइट हैंड रूल क्या कहता है, राइट हैंड रूल कहता है कि इफ़ द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड आर कर्ल्ड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ आर टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एफ, आप आर से अपनी फिंगर्स कर्ल करना शुरू करें, एफ की तरफ कर्ल्स करते हुए लेते जाएं, तो जो थंब है दैट पॉइंट्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ टार्क। ये जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, आर से आप शुरू करें, एफ की तरफ अपनी डायरेक्शंस को आप टर्न करें, कर्ल करें, तो जो थंब है वो पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन ऑफ टार्क को। इस तरफ जो हमें नज़र आ रहा है टार्क, वो इधर बाहर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम कहेंगे टार्क इज़ आउटवर्ड। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है ये एक जो डायग्राम है, यहाँ से आप देखें इस तरफ
एफ़ है जो लग रही है ये आर है, तो आर से एफ़ की तरफ जाएं, आर से आप एफ़ की तरफ मूव करोगे, आर से अपनी फिंगर्स एफ़ की तरफ रोटेट करोगे, कर्ल करोगे, तो जो थंब है वो टार्क की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा और यहाँ से भी टार्क आउटवर्ड जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये एक और डायग्राम देख लें, यहाँ पे भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी। यहाँ ये एफ़ इस तरफ लग रही है, इस तरफ जो है वो आर है, तो आप अपनी फिंगर्स को आर से एफ़ की तरफ जो है वो कर्ल करें तो आपको टार्क की डायरेक्शन मिलेगी। टार्क इस सूरत में टार्क जो है वो अपवर्ड है, और इसी तरह से कहीं हम देखेंगे टार्क जो है वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, लेकिन इस केस के अंदर जो गिवन डायग्राम है टार्क जो है वो अपवर्ड है। यहाँ पे टार्क जो था आउटवर्ड था, और अगर ये थंब की डायरेक्शन दूसरी तरफ हो तो हम टार्क कहेंगे कि इनवर्ड है। यहाँ पे जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है इसमें टार्क जो है वो अपवर्ड है। अगर यहाँ पे इसका बिल्कुल अपोजिट ले लें, यानी फोर्स को हम इस तरफ ले लें, तो टार्क की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगी। तो टार्क जो है वो आउटवर्ड हो सकता है, इनवर्ड हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है। इसके अलावा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन में टार्क को हम एंटी क्लॉकवाइज टार्क और क्लॉकवाइज टार्क का भी नाम देते हैं। जैसे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, हमने बात करनी है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की। अगर जो हमारी बॉडी है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होती है, एक क्लॉक है, उसके आर्म्स हैं, तो क्लॉक यूँ जो है वो इधर से इस तरफ सुइयाँ ऊपर की तरफ जाती है, तो जिस तरफ घड़ी की सुई जो है वो जिस तरह रोटेट करती है, ठीक है, इस तरह की अगर रोटेशन हो तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाती है। लेकिन इसके अगर अपोजिट हो, ठीक है, सुई जो है वो ऊपर आने के बजाय उसके आर्म्स जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, तो इस तरह की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाती है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो टार्क जो है अपवर्ड होता है, ये याद रखना है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में टार्क अपवर्ड होगा, और अपवर्ड अगर टार्क है तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज टार्क भी कह सकते हैं। अगर सिंपल बात की जाए तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो टार्क जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है ये अपवर्ड होता है। और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उस सूरत में जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज़ टेकन पॉजिटिव इन न्यूमेरिकल्स। आगे हमने सॉल्व करने हैं और उनके अंदर हमने एंटी क्लॉकवाइज टार्क को पॉजिटिव लेना है, तो याद रखना है आपने ये वाला पॉइंट। अब हम बात करते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन की, लेकिन उससे पहले ये एग्जांपल देख लें आप स्क्रीन के ऊपर आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की है। फोर्स इस तरफ लग रही है तो फोर्स इसको रोटेट करती है, यूँ घुमा के लेके आएगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो टार्क जो है वो अपवर्ड होगा, और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज टार्क भी कहते हैं। क्लॉकवाइज टार्क में हम बात करें तो अगर बॉडी जो है वो रोटेट करती हो क्लॉकवाइज तो उसका जो टार्क है वो डाउनवर्ड होता है, और इसी को हम नाम देते हैं क्लॉकवाइज टार्क का। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो टार्क जो है वो भी क्लॉकवाइज टार्क होगा, और क्लॉकवाइज टार्क जो है वो उसको डाउनवर्ड लिया जाता है। और जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जो क्लॉकवाइज टार्क है इट इज़ टेकन नेगेटिव। इसकी डायग्राम देख लें, यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर डायग्राम नीचे नज़र आ रही है। इस डायग्राम में गौर से देखें तो फोर्स जो है वो इस तरफ लग रही है, तो ये इस तरफ फोर्स लग रही है तो बॉडी जो है वो यूँ रोटेट करती हुई आएगी, और ये जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ऊपर से नीचे इस तरफ आना क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो आप देखें क्लॉकवाइज रोटेशन में जो टार्क है वो डाउनवर्ड है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन क्लॉकवाइज टार्क डाउनवर्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज टार्क अपवर्ड होगा। अब हम बात इसी के साथ ही ये वीडियो लेक्चर और ये टॉपिक जो है वो मुकम्मल हुआ। टार्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, इस यहाँ से MCQs भी बनते हैं। तो आपने इसको बेहतरीन तरीके से याद करना है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आप हमें भेज सकते हैं। वीडियो को लाजमी लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, वीडियो को एंड तक देखा करें। और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो नोट्स मौजूद हैं, PDF लिंक मौजूद है, PDF नोट्स का लिंक मौजूद है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।